आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विथ ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान डेस्क वर्क मॉडल पेपर 5। मॉडल पेपर 5 माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 80 समय 3 घंटे 15 मिनट। खंड ए बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 निम्न प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न 1 महात्मा गांधी की नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? सही उत्तर है साबरमती से। साबरमती आश्रम से शुरू हुई और दांडी पर समाप्त हुई। प्रश्न 2 वंदे मातरम गीत लिखा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। सही उत्तर ब बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न 3 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप को नक्शे पर लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया? उत्तर होगा अफ्रीका। तो सही उत्तर है से अफ्रीका को यूरोपियन देशों ने लकीरें खींचकर बांट लिया था। प्रश्न 4 निम्न में से जो उद्योग भारी उद्योग की श्रेणी में आता है वह है लौह इस्पात उद्योग, ब विद्युत उद्योग, से सलाई उद्योग, द पेंट ब्रश उद्योग। तो भारी उद्योग है लौह इस्पात उद्योग भारी उद्योग में आता है। प्रश्न 5 आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया? योहान गुटेनबर्ग ने। सही उत्तर होगा योहान गुटेनबर्ग। प्रश्न 6 भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है? महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी ये क्षेत्रीय दल है, शिवसेना ये क्षेत्रीय दल है, शिरोमणि अकाली दल ये भी क्षेत्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी ये क्षेत्रीय दल नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। प्रश्न 7 अधिकार स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने प्रमुख चुनौती है? लोकतंत्र का बुनियादी आधार बनाने की, ब गैर लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की, अपने विस्तार की, द एक संप्रभु सरकार स्थापित करने की। तो इसमें सही उत्तर होगा अपने विस्तार की। लोकतांत्रिक देशों के सामने चुनौती है अपने विस्तार की। प्रश्न 8 भारत में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भाजपा राष्ट्रीय दल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, अकाली दल मात्र पंजाब में है और ये एक क्षेत्रीय दल है। सही उत्तर होगा द अकाली दल। अगला प्रश्न 9वां उपभोक्ता के अधिकारों में सम्मिलित है प्रतिनिधित्व का अधिकार, ब क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, चुनने का अधिकार, द उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी उपभोक्ता के अधिकार है। प्रश्न 10 बैंक के कर्जदार लोग वे हैं जो बैंक से ऋण लेते हैं, ब बैंक का ऋण लौटाते हैं, बैंक से लिए ऋण पर ब्याज देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी बैंक के कर्जदार लोग होते हैं। कर्जदार होते हैं तभी तो बैंक ऋण लेते हैं, ऋण लौटाते हैं तभी जब कर्ज लिया है, ब्याज तभी देते हैं जब बैंक से हम लोन ऋण लेते हैं। तो उपयुक्त सभी होगा। प्रश्न 11 निम्न में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है? संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है निम्न में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है? भेल, ब सेल, टिस्को, द OIL। तो इसका सही उत्तर होगा OIL द। ये एक संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। 12वां प्रश्न तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक ईमेल किसके द्वारा भेजी जाती है? वायु परिवहन, ब डाकघर, इंटरनेट, द फैक्स। सही उत्तर होगा इंटरनेट के माध्यम मेल इंटरनेट के माध्यम से भेजी जाती है। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह नए युग का पहला प्रतीक थी। क्या थी नए युग का पहला प्रतीक? ये रहेगा कपास नए युग का पहला प्रतीक थी। प्रश्न 2 वर्ष में विश्वव्यापी महामंदी अपने चरम पर थी। यहाँ आएगा
1931 में 1931 में विश्वव्यापी महामंदी अपने चरम पर थी। प्रश्न 3, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति कहलाता है धर्मनिरपेक्ष। तो व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। अगला, के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। तो विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं, यहाँ आएगा विकास। अगला प्रश्न, बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो आएगा बैंक जमाओं पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। अगला 6, अधिकांश खरीदारियों के समय नहीं दी जाती, आएगा रसीद। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। प्रश्न 3, अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। पहला, मार्टिन लूथर कौन था? उत्तर, जर्मनी का धर्म सुधारक। प्रश्न 2, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? उत्तर, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक परिवहन तथा सूचना प्रौद्योगिकी की तीव्र उन्नति है। प्रश्न 3, फुलर से क्या तात्पर्य है? उत्तर, वह व्यक्ति जो चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है वह फुलर कहलाता है। प्रश्न 4, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? उत्तर, झूम कृषि या झूमिंग कृषि। प्रश्न 5, गुजरात में नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? उत्तर, सरदार सरोवर बांध। प्रश्न 6, भारत के परिवहन मानचित्र पर उभरे नवीन परिवहन के साधन का नाम बताइए। उत्तर, पाइपलाइन परिवहन। प्रश्न 7, शासन की किस अवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है? उत्तर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। प्रश्न 8, तानाशाही लोकतंत्र से ज़्यादा दोषपूर्ण क्यों है? उत्तर, तानाशाही लोकतंत्र से ज़्यादा दोषपूर्ण है क्योंकि ये व्यक्ति की गरिमा की उपेक्षा करती है। प्रश्न 9, क्षेत्रीयतावाद की भावना को दूर करने के कोई 2 उपाय बताइए। उत्तर, देश के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास किया जाए और लोगों को इसके लिए शिक्षित किया जाए। प्रश्न 10, खुली बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? उत्तर, खुली बेरोजगारी में लोगों के पास कोई काम नहीं होता, वे बेरोजगार बैठे रहते हैं। प्रश्न 11, निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, अधिकतम लाभ कम अर्जित करना निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न 12, धारणीय विकास से क्या तात्पर्य है? उत्तर, धारणीय विकास से तात्पर्य है विकास के स्तर को ऊंचा उठाना तथा विकास के उच्च स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखना ही धारणीय विकास है। खंड ब, लघुतरात्मक प्रश्न 4 से 16 तक, शब्द सीमा है 50 शब्द। प्रश्न 4, फ्रांस की 1848 की क्रांति की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सम्राट का गद्दी छोड़ना। 1848 में खाद्यान्नों की कमी तथा व्यापक बेरोजगारी से दुखी होकर पेरिसवासी सड़कों पर निकल पड़े और फ्रांस के सम्राट को गद्दी छोड़नी पड़ी। 2, गणतंत्र की घोषणा। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कर दी तथा 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान कर दिया तथा 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। प्रश्न 5, अमेरिका में यूरोप व अफ्रीकी देशों से लोगों के आने के क्या कारण थे? उत्तर, 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूखमरी फैली हुई थी। 2,
यूरोपियन देशों के शहरों में अत्यधिक भीड़ थी और वहाँ अनेक बीमारियाँ फैली हुई थी, तो लोग अमेरिका की ओर गमन करने लगे। 3. धार्मिक अत्याचारों से बचने के लिए हजारों लोग यूरोप से अमेरिका भाग गए। 4. कृषि कार्य के लिए अफ्रीका के गुलामों को पकड़कर अमेरिका लाया गया। प्रश्न 6. समुदाय द्वारा वन संरक्षण को संक्षिप्त में समझाइए। उत्तर: भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वन में अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से वे दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और अधिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। प्रश्न 7. कृष्णा गोदावरी विवाद क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर: कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन करने पर कर्नाटक और आंध्र सरकारों द्वारा ये आपत्ति उठाए जाने के फलस्वरूप हुई कि इससे नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। प्रश्न 8. कार्बनिक कृषि की व्याख्या कीजिए। उत्तर: पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव के लिए कार्बनिक कृषि की जाती है, क्योंकि कार्बनिक कृषि वह कृषि होती है जिसमें उर्वरकों तथा कीटनाशक रसायनों के बिना खेती की जाती है। इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 9. सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। उत्तर: रेल लाइन की तुलना में सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम आती है। 2. अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। 3. कम यात्री व कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़कें मितव्ययी होती है। प्रश्न 10. बेल्जियम की जातीय बनावट को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: बेल्जियम में 3 भाषाई समूह रहते हैं। यहाँ लगभग 59% जनसंख्या डच भाषा बोलने वाले लोगों की है और ये फ्लेमिश क्षेत्र में रहती हैं। 40% जनसंख्या फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की है जो बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और 1% जर्मन भाषा बोल लेते हैं। इनकी राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। प्रश्न 11. सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन बातों पर निर्भर करता है। उत्तर: सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 बातों पर निर्भर करता है। प्रथम, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। 2. राजनीतिक दलों की मांगें तथा सरकार का दृष्टिकोण। प्रश्न 12. दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। उत्तर: दबाव समूह अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर प्रभाव डालकर सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जबकि राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़कर सत्ता को अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। 2. दबाव समूह का संगठन सुसंगठित नहीं होता, जबकि राजनीतिक दलों का संगठन सुसंगठित होता है। प्रश्न 13. औसत आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है तथा उन सूचकों को सूचीबद्ध कीजिए जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। उत्तर: औसत आय किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर औसत आय निकाली जाती है। मानव विकास सूचकांक के सूचकों की सूची शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय तथा लिंग समानता आदि है। प्रश्न 14. सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही क्यों शामिल किया जाता है। उत्तर: सकल घरेलू उत्पाद की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को ही शामिल किया जाता है, क्योंकि इससे दोहरी गणना की संभावना नहीं रहती है। यदि मध्यवर्ती वस्तुओं को भी शामिल कर लिया जाए तो दोहरी गणना हो जाएगी तथा सकल घरेलू उत्पाद का सही ज्ञान नहीं हो पाएगा। प्रश्न 15. वस्तु विनिमय प्रणाली के कोई 2 दोष बताइए। उत्तर 1. वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण में अत्यंत कठिनाई आती है। 2. वस्तु विनिमय प्रणाली में विभाज्यात्मकता का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण लेन देन में अत्यंत कठिनाई आती है। प्रश्न 16. एक उपभोक्ता को बाजार से वस्तु खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
कोई दो बातों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, वस्तु तथा सेवा की कीमत, उत्पादन तिथि, समाप्ति तिथि, कंपनी का नाम, पता, ट्रेडमार्क आदि के संबंध में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। 2. उपभोक्ता को वस्तु खरीदते समय विक्रेता से उसका बिल अवश्य लेना चाहिए। प्रश्न 17, इंग्लैंड ने आयरलैंड पर प्रभुत्व किस प्रकार स्थापित किया? उत्तर, आयरलैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बंटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फटॉन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन जो 1798 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार एक नई ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का आयरलैंड में खूब प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रिटानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग को भी खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मात्र सहयोगी के रूप में ही रह पाए। प्रश्न 18, औद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? उत्तर, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। यथा 1, प्रौद्योगिकी विकास हमें आधुनिक औजार एवं मशीनें प्रदान करता है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है, फलस्वरूप संसाधनों का अधिक उपयोग होता है। 2, प्रौद्योगिकी विकास में आर्थिक विकास भी होता है और लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं। इसके फलस्वरूप पुनः संसाधनों का उपयोग बढ़ जाता है। आर्थिक विकास आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। इस नवीन प्रौद्योगिकी से नए संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो जाता है। स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है और आर्थिक विकास से संसाधनों का अधिक उपयोग होता है। प्रश्न 19, धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं? कोई 4 की विवेचना कीजिए। उत्तर 19, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शासन हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। 1, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। भारत का संविधान श्रीलंका, पाकिस्तान या इंग्लैंड की तरह किसी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा नहीं देता। 2, संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। 3, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। 4, भारत का संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार भी देता है। प्रश्न 20, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? कारण दीजिए। उत्तर, वैश्वीकरण निरंतर बढ़ रहा है और यह भविष्य में जारी रहेगा क्योंकि आज से 20 वर्षों पश्चात पूरे विश्व के देशों का बाजार समान हो जाएगा तथा सभी देशों में समान वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हो पाएगी। इसके अनेक कारण हैं। 1, संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार अत्यधिक होगा जिससे विश्व के बाजार एक दूसरे के निकट आएंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश में वृद्धि होगी तो विभिन्न देशों के मध्य विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश में वृद्धि होगी, विभिन्न देशों के मध्य विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। 3, अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं व निवेश तथा प्रौद्योगिकी का विभिन्न देशों के मध्य आवागमन होगा। 4, श्रम की गतिशीलता बढ़ने से विभिन्न देशों में लोगों का वृहत स्तर पर आवागमन बढ़ेगा। सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान तथा लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। खंड 2, निबंधात्मक प्रश्न 21 से 22, शब्द सीमा 250 शब्द। प्रश्न 21, भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण: क्रिस मिशन की असफलता, बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार, आर्थिक दुर्दशा, जापानी आक्रमण का भय एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों के फलस्वरूप भारत के लोगों में व्यापक रूप से असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ। इसी कारण महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को
पूरी तरह से भारत को छोड़ देने पर बल दिया। प्रस्ताव पारित। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी कार्यकारिणी में अपना ऐतिहासिक भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी कार्यकारिणी में अपना ऐतिहासिक भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में ये मांग की गई कि अंग्रेज भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर दे और तत्काल भारत छोड़ दे। आंदोलन शुरू। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, अर्थात 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसी अवसर पर गांधी जी ने अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया। अगली सुबह 9 अगस्त को गांधी जी सहित देश के सभी शीर्ष नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे देश में देशवासियों ने एक व्याप्त स्तर पर अहिंसक जनसंघर्ष का आह्वान किया। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकांश भागों में अपने राज्यों की शासन व्यवस्था को ठप कर दिया और लोग स्वतः ही भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। स्थान स्थान पर लोगों ने हड़तालें की, राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ प्रदर्शन किए तथा जुलूस निकाले। भारत छोड़ो आंदोलन वस्तुतः एक ऐसा जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर, किसान जैसे हजारों सामान्य लोगों ने भाग लिया। 6 इस आंदोलन में नेताओं ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने इस आंदोलन में पूरे उत्साह से भाग लिया और देश की अनेक महिलाओं जैसे बंगाल की मातागिनी हाजरा, असम की कनकलता बरुआ और उड़ीसा की रमा देवी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन में अंग्रेज सरकार ने आंदोलनकारियों पर बहुत अधिक बल प्रयोग किया। इसके उपरांत भी अंग्रेज सरकार को इस आंदोलन को दबाने में 1 वर्ष से अधिक का समय लगा और अंग्रेजों को महसूस होने लगा कि हमें भारत अब छोड़ना ही पड़ेगा। प्रश्न 21 का अथवा है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार बताइए। उत्तर। सत्याग्रह के विचार का मूल्य आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। महात्मा गांधी इसके प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार सत्याग्रह का आशय इस प्रकार था। 1 सत्याग्रह सक्रिय प्रतिरोध है। सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं बल्कि सक्रिय प्रतिरोध है। 2 सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो आपको अपने उत्पीड़क का मुकाबला करने के लिए किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में प्रतिशोध या दुर्भावना की भावना नहीं होती। यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़कों से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। 3 सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है। सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह की संज्ञा दी गई है। आत्मा ज्ञान युक्त होती है, यह प्रेम से ओतप्रोत है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। 4 प्रतिशोध की भावना का अभाव। सत्याग्रही प्रतिशोध की भावना अथवा आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को ही जोड़ना चाहिए। 5 सत्य की विजय। इस संघर्ष में अंततः सत्य की विजय। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही विजय होती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। प्रश्न 22 शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। उत्तर। एक तरफ है सूची, इधर संघात्मक सरकार, इधर एकात्मक सरकार। पहला है सरकारों का स्तर। संघात्मक सरकार में संघात्मक शासन में 2 स्तरों वाली सरकारें काम करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसके उदाहरण भारत और अमेरिका है। एकात्मक सरकार। एकात्मक शासन में एक स्तरीय सरकार होती है, ये पूरे देश के लिए कानून बनाती है। उदाहरण ब्रिटेन और फ्रांस। दूसरा सरकारों के अधिकार में
तो सरकारों के अधिकार संघात्मक शासन में दो प्रकार के सरकारों को अपने अधिकार संविधान से प्राप्त होते हैं, जिससे कोई सरकार दूसरी सरकार पर नियंत्रण न कर सके। एकात्मक शासन में एक ही सरकार प्रमुख होती है। वह अपनी सुविधा के लिए राज्य सरकारों का निर्माण करती है, किंतु उन्हें शक्तियाँ संविधान द्वारा न प्राप्त नहीं होती, बल्कि केंद्र सरकार उन्हें कुछ शक्तियाँ दे सकती है। तीसरा, संविधान में संशोधन प्रक्रिया। संघात्मक शासन में संविधान में संशोधन एक जटिल प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया से अलग होती है। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सहमति आवश्यक होती है, जैसे भारत तथा अमेरिका में। एकात्मक शासन में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत सरल होती है। केंद्र सरकार जब चाहे तब संविधान में परिवर्तन कर सकती है, जैसे इंग्लैंड तथा फ्रांस। चौथा, नागरिकता। संघात्मक शासन वाले देशों में लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, जैसे अमेरिका में रहने वाला कोई व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक होगा तथा जिस राज्य में वह रहता है वहाँ का भी नागरिक कहलाता है। परंतु भारतीय संघीय व्यवस्था इसका अपवाद है। यहाँ पर लोगों को दोहरी नागरिकता की जगह एक ही नागरिकता प्राप्त है। एकात्मक शासन वाले देशों में रहने वाले लोग केवल अपने देश के नागरिक कहलाते हैं, चाहे वे उसके किसी भी भाग में रहते हों। जैसे इंग्लैंड में रहने वाले व्यक्ति केवल ब्रिटिशर हैं कहलाते हैं, उन्हें एक ही नागरिकता प्राप्त होती है। पाँचवां, वित्तीय स्वायत्तता। संघात्मक शासन में दोनों प्रकार की सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है। दोनों सरकारों के राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। एकात्मक शासन में राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती, वे पूर्ण रूप से केंद्र सरकार पर निर्भर करते हैं। छठा, न्यायपालिका की भूमिका के आधार पर अंतर। संघात्मक शासन में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले झगड़ों का निपटाती है तथा संविधान की व्याख्या भी करती है। जैसे भारत और अमेरिका में न्यायपालिका सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों को जांच करती है तथा संविधान की व्याख्या करती है, इसलिए इसे संविधान का संरक्षक कहते हैं। एकात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका। एकात्मक शासन वाले देशों में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती। वहाँ सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में होती है। यदि कोई राज्य सरकार उसके कहे अनुसार काम नहीं करे तो वह उसे समाप्त कर सकती है। प्रश्न 22 का अथवा भारत की भाषा नीति को समझाइए। उत्तर, भारत की भाषा नीति इस प्रकार है। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, पर सिर्फ हिंदी 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए हैं। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। राज्य के कामों में अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति देना। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 से बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की नीति। भारत में राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। बढ़ावा देने का अर्थ यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग हिंदी से इतर कोई दूसरी भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में लचीला रुख अपनाया। इसी लचीले रुख के कारण हम श्रीलंका जैसे बहुसंख्यकवाद की स्थिति में पहुंचने से बच गए। प्रश्न 23, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। पहला है राउत भाटा, दूसरा नरोरा, तीसरा इग्नोर, चौथा है रिहंद। और इसका अथवा है, अथवा में बालाघाट, चित्रदुर्ग, पारादीप और मयूरभंज। इन्हें मैप में दिखाना है हमें।
उत्तर में पहला है राउतबाटा। उत्तर पहला है राउतबाटा। राउतबाटा राजस्थान के दक्षिण भाग में यहाँ स्थित है। तो यहाँ दक्षिण में राउतबाटा यहाँ है, यहाँ अंकित कर देते हैं हम राउतबाटा। फिर अगला है नरोरा। नरोरा कहाँ है? नरोरा उत्तर प्रदेश में दिल्ली के पास। तो दिल्ली से इस तरफ यहाँ स्थित है नरोरा। ये यहाँ लिख दिया हमने नरोरा, यूपी में। फिर है इन्नौर। ये इन्नौर या एन्नौर, सॉरी एन्नौर बोलते हैं, इन्नौर एन्नौर दोनों सही है। इन्नौर और एन्नौर ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके चेन्नई के पास। ये चेन्नई है, चेन्नई के ठीक पास में स्थित है एन्नौर। तो चेन्नई के पास यहाँ स्थित है एन्नौर। ये एन्नौर हो गया। फिर है रिहंद। रिहंद ये उत्तर प्रदेश में सोनपुर जिले में, ये उत्तर प्रदेश का वह भाग जो नीचे क्यों निकला हुआ यहाँ स्थित है एकदम रिहंद। ये कौन सा है? रिहंद। इस तरह ये चारों स्थान पूरे हुए। अगले मैप में है बालाघाट, चित्रदुर्ग, पारादीप और मयूरभंज। इन्हें हमें इस पास के मैप में दिखाएंगे। तो इस मैप में दिखाने सबसे पहले दिखाते हैं बालाघाट। बालाघाट कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पड़ता है तो भारत के भी मध्य भाग में होगा। तो भारत के लगभग ही मध्य भाग में यहाँ स्थित है ये बालाघाट, मध्य प्रदेश के दक्षिण में। यह है बालाघाट, यहाँ दिखा देते हैं बालाघाट। इसके बाद अगला है चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग यह पड़ता है कर्नाटक में। ये कर्नाटक में यहाँ है चित्रदुर्ग, ये हम यहाँ दिखा दिया कर्नाटक में चित्रदुर्ग। पारादीप उड़ीसा का बंदरगाह, और ये पारादीप उड़ीसा का बंदरगाह यहाँ स्थित है पारादीप। ये हमने यहाँ दिखा दिया पारादीप बंदरगाह। फिर अगला है मयूरभंज। मयूरभंज यह भी उड़ीसा में है, और उड़ीसा में इस तरफ पश्चिम बंगाल की तरफ यहाँ है मयूरभंज। ये यहाँ दिखा दिया हमने मयूरभंज। इस तरह ये चारों स्थान मैप में पूरे हुए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।